जोहार साथियों, आज हम आ चुके हैं बांसवाड़ा ज़िले की बांसवाड़ा विधानसभा में और आज है हमारे साथ में जो कि शुरू से जब से मैं जानता हूँ तब से राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले और युवाओं की आवाज़ बनने वाले हेमंत राणा जो कि भारत आदिवासी पार्टी से फर्स्ट टाइम विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं और फाइनली ये 33 से 35,000 के समथिंग वोट लाए थे। इनसे आज इनकी लाइफ के बारे में रूबरू होने की कोशिश करेंगे। आप जोहार, स्वागत हमारे चैनल में राणा जी। आपके चैनल को जोहार, नमन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। राणा जी, आप ये बताइए कि आपकी राजनीति शुरू कहाँ से हुई? मेरी राजनीति बचपन से ही मेरे घर में राजनीति रही है, लंबे समय से। मेरे नाना जी भी एक ज़माने में जनता दल से, उधर से पीपल कोट से वो हम सरपंच रहे हैं। जी। फिर मेरे मामा जी और ये भी यहीं से छात्र राजनीति में पढ़ाई करते-करते वो भी लंबे समय तक यहाँ रहे और यहाँ कॉलेज की राजनीति में वो सक्रिय रहे, बांसवाड़ा के अंदर एबीवीपी में। हाँ, हाँ, हाँ। फिर इसके बाद में सन 2004 के अंदर जी। मेरे बड़े भाई हैं, वो छात्र संघ अध्यक्ष बने इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। जी। उसी समय गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय का नाम गोविंद गुरु कराया उस समय उन्होंने। जी। और उन्हीं के साथ में मैंने भी प्रेरणा लेके फिर मैं भी लंबे समय तक एबीवीपी के साथ में रहा, उस समय कॉलेज में था। जी। तो मैं भी 2011 के अंदर मैं छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुआ 2011 में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिर इसके बाद में छात्र जीवन से ही मैं छात्रों की समस्याओं को लेकर के हमेशा सड़कों पर आंदोलन करना, धरने, प्रदर्शन, छात्रवृत्ति की मांग को लेकर और सेक्शन बढ़ाने की मांग को लेकर के प्रशासन के सामने हमेशा रूबरू होना और उनसे भिड़ना, जी। कहीं न कहीं मेरे जीवन में उस समय से 2011 के बाद से एक नया अध्याय जुड़ा। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में पूरे ज़िले भर में मुझे कार्यकर्ताओं द्वारा, साथियों द्वारा विजय जुलूस निकाला गया, स्वागत सम्मान किया गया पूरे ज़िले में। जी। उस समय सरकार कांग्रेस की थी जी। और बीजेपी की सरकार उस समय आए ऐसा अनुमान लगाया जाता था उस समय 2011 में, जब दूसरे कोई छात्र संगठन नहीं थे। जी। फिर इसके बाद में हमने एक इस क्षेत्र के अंदर 16 जून 2013 को जी। एक कानून लागू हुआ, जिसमें काला कानून कहते हैं हम, जी। जी। जो आदिवासियों के खिलाफ जी। कांग्रेस सत्ता में आई और उन्होंने लागू किया, जो हमारे आदिवासियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज की तारीख में हज़ारों नौकरियों का नुकसान हुआ है उस कानून से। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमने मिशन 73 करके एक आंदोलन पूरे टीएसपी क्षेत्र में हमने चलाया, जिसके अनुयायी हम मतलब उसका नेतृत्व करने वाले बहुत ज़्यादा कर्मचारी थे, जो हमारे समाज के, जिनको हम बुद्धिजीवी कह सकते हैं। जी। जी। उनका मार्गदर्शन और इसके बाद में हम जितने भी जो भी लीडर थे, चाहे हमारे साथी जितने भी आज कहीं न कहीं हैं, जी। उन सभी ने, राजकुमार जी उधर से डूंगरपुर से उधर से लीड कर रहे थे, जी। हम बांसवाड़ा से लीड कर रहे थे, जयकृष्ण पटेल है हमारे, वो बागीदोरा से लीड कर रहे थे जी। और प्रतापगढ़ से उधर दूसरे साथी भी थे, वो लीड कर रहे थे। हमने बांसवाड़ा में भी बहुत बड़ी रैली करी, जी। उदयपुर में भी बहुत बड़ी रैली करी। जी। कहीं न कहीं हमने सरकार के सामने हमारी माँगों को रखा। जी। उन्हीं माँगों को लेकर चलते रहे। फिर इसके बाद में हम लंबे समय तक समाज को जन जागरण करते रहे। समाज के बीच में जब भर्तियाँ आ रही थी राजस्थान सरकार की, चाहे वो पटवार की हो, सचिव की हो, पुलिस की हो, ग्राम सेवक की हो, आरएस की हो, आरटीएस की हो, आरजेएस की हो, जी। उन भर्तियों का जब हमने ये पूरा निकाला, तो उसमें आदिवासी समुदाय का, आदिवासी समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान उस 16 जून 2013 को जो कानून लाया गया था, जी। उससे बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हुआ। जी। इसके बाद में फिर हम, भारत आदिवासी पार्टी तो बनी नहीं थी, इसके पहले हम भील प्रदेश के साथ में हमारी इसके बाद में मैं आपको बताऊँ, जी। थोड़ा ब्रेक में लेना चाह रहा हूँ। जी। हम ये आंदोलन करने के बाद में मैं फिर इस नगर परिषद के अंदर पार्षद के जब चुनाव आए, जी। तो पार्षद के चुनाव आए, तो उस समय आपको याद दिला दें कि मैंने लंबे समय तक एबीवीपी में काम किया था पहले। अच्छा, अच्छा। तो तो आपने एबीवीपी में काम किया तो एबीवीपी वाले तो भाजपा को समर्थन करते हैं। हाँ, तो आप भारत आदिवासी पार्टी कैसे जॉइन कर ली? हाँ, ये हम क्या है कि लंबे समय तक छात्र राजनीति मेरी एबीवीपी की रही है, प्रेसिडेंट भी एबीवीपी से रहा हूँ। जी। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 जून 2013 को जो हमारे आदिवासियों के खिलाफ जो कानून आया, जी। तो उस समय मैंने एबीवीपी को छोड़ दिया जी। और मैं समाज के साथ में और सामाजिक आंदोलन में कूद पड़ा। जी। जी। वो उस समय एक भूचाल चल पड़ी थी, जी। इस क्षेत्र में एक आंधी के रूप में चल पड़ी थी। एक तीर एक कमान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इस प्रकार का एक नारा दिया था जी। उस समय। जी। तो हम पूरे इस टीएसपी क्षेत्र में हम सभी युवा, चाहे हम सब लीडर थे उस समय, हम सब जुड़ चुके थे। जी। फिर इसके बाद में फिर पार्षद के, नगर परिषद के जब चुनाव आते हैं, जी। जी। उस समय चुनाव आए तो मैंने भी क्या कि एबीवीपी से जब काम किया था, तो मैं भाजपा से टिकट माँगने के लिए गया। जी। जी।
पार्षद की, तो उन्होंने यूँ कहा कि ये तो दूसरे समाज का विरोधी है और ये आरक्षण की बात करता है जी, जी। और इसलिए ये इसको हम टिकट नहीं देंगे। ये आरएसएस के खिलाफ बोलता है और भाजपा के खिलाफ बोलता है जी, और ये इसके अकेले समाज की बात करता है, आदिवासी समाज की बात करता है। जब समाज का आंदोलन था तो मैं समाज के साथ में था। तो अब फिर इसके बाद में हमारे तो नगर परिषद पड़ती है, इसलिए सिंबल पे ही वोट पड़ता है, जी, जी, क्योंकि बांसवाड़ा सिटी का मामला था तो। जी। फिर मैंने टिकट माँगा तो इन्होंने दिया नहीं, फिर पूरे गाँव, फिर इसके बाद में पुष्पा नगर, भारत नगर, ऐसी बहुत सारी हमारी कॉलोनियाँ हैं जी। इस क्षेत्र में। सर्व समाज रहता है मेरे वार्ड में। पूरे समाज, सर्व समाज, मेरे गाँव परिवार, मेरे गाँव के हमारे आदिवासी समुदाय के विभिन्न जातियाँ रहती हैं। जी। उन सभी ने यूँ बोला कि हेमंत भाई आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और उस नगर परिषद की जो सीट है जी। और वार्ड नंबर 1 की, उस सीट के लिए आप काबिल हो जी। और आप हमारे लिए बातचीत कर सकते हो, हमारे वार्ड का आप विकास कर सकते हो और इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा और आपको हम जिता के भेजेंगे। जी। फिर मैंने कहा कि अगर एक बार अगर आप मुझे फार्म भरवाने के बाद में अगर तुम सब गायब हो जाओगे या जी। तुम कहीं भाग जाते हो, जी, जी। तो कहीं न कहीं मेरा भविष्य दाँव पे लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। हमने आपको आगे तक ले जाने के लिए हम पर विश्वास करो। सर्व समाज और मेरा समाज और आदिवासी समुदाय सभी ने मिल कर के मुझ पर भरोसा किया जी। और मैं इस बांसवाड़ा नगर परिषद के अंदर वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय के रूप में मैं पार्षद चुना गया। जी। फिर पार्षद चुनने के बाद में मैंने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। जी। मैं मेरे हक का जो भी था, इस मेरे वार्ड के विकास को लेकर के जो भी सड़कें बनानी थी, जी। मुझे नालियाँ बनानी थी, चाहे वो हाई मार्क्स लाइट का मामला हो या शमशान घाट, अभी मैंने शमशान घाट का भी निर्माण करा दिया है जी, जी। और 42 फीट हनुमान जी मंदिर है, उधर भी रोड बनवा दिया है जी। और एक आप यहाँ बैठे हो मेरे घर के पास में, एक आगे मैंने हाई मार्क्स लाइट लगा दी। जी। ऐसे बहुत सारे 2-4 करोड़ का काम मैंने मेरे वार्ड में करवा लिया। अच्छा, अच्छा। जबकि मैं निर्दलीय और ना ही तो मैंने बीजेपी को समर्थन दिया, ना ही मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया उस समय। हाँ, हाँ। फिर मैं समाज की बात करता रहा, फिर मैं भील प्रदेश से जुड़ा। हाँ, हाँ। तो बीपीएम से या भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से आप कब जुड़े? मैं ये कॉलेज चुनाव में, अच्छा। पिछले जो कॉलेज चुनाव गए उस समय हम जीते। हाँ, मैं जुड़ चुका था। हाँ। उसी समय जुड़ने के बाद में फिर जो परिणाम आए आपके सामने हैं, जी, जी। सभी कॉलेजें लगभग जीती और इसके बाद में हमारे सब जगह छात्र संघ अध्यक्ष बने और हम इनके साथ में कदम से कदम मिलाते हुए हम चलते हुए फिर भारत आदिवासी पार्टी का गठन हुआ। जी। तो जब गठन हुआ तब हमने यहाँ से बांसवाड़ा से जाने के लिए पूर्ण तैयारियां कर ली थी। परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम भारत आदिवासी पार्टी का जब गठन हुआ डूंगरपुर में, हम वहाँ पहुँच नहीं पाए जी। कि उस समय दानपुर थाना में कोई घेराव का मामला था। हाँ। हम वहाँ गए थे, तो उस समय शासन और प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके हमको ज़बरदस्ती थाने में बंद किया। 10 दिन तक हमको जेल में डाल के रखा इन्होंने। हाँ, फिर हमने ज़मानत ली और पेशे से मैं एडवोकेट भी हूँ। हाँ, हाँ। तो भी हम समझाइश के लिए गए, तो भी उस समय सरकार कांग्रेस की थी। हाँ, कहीं न कहीं दमनकारी नीतियों ने हमें हुँ। जेल में डाला और इसके बाद में फिर हम छूट के आने के बाद में कुछ समय बाद भारत आदिवासी पार्टी ने, बीएपी ने जी। मुझे मुझ पर भरोसा जताया हाँ, हाँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जो इस क्षेत्र में बांसवाड़ा विधानसभा में हाँ, हाँ। बहुत बड़े वोट बैंक शहर का भी है, जहाँ लगभग 87,000 के आसपास वोट बैंक शहर का है, जी। जिसमें 60 वार्ड है और गाँव के भी हमारे। फिर हमारी जो कमेटी बैठी बांसवाड़ा जिले की, जी। बांसवाड़ा विधानसभा की, जी। तो उस कमेटी ने मुझे सेलेक्ट किया जी। और सेलेक्ट करने के बाद में भारत आदिवासी पार्टी से मुझे जाजम का जो फैसला किया जाता है, जी। उस फैसले से मुझे सिंबल मिला और फिर मैंने भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले हॉकी और बॉल के निशान पर मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव जी जान से रात दिन एक करके हमने जो मेहनत करी, तन मन और धन लगा करके जी। जो मेहनत करी और आदिवासी समुदाय के लिए, हमारे समाज के लिए और जब चुनाव लड़ा जाता है तब सर्व समाज को लेकर के लड़ा जाता है, जी। क्योंकि चुनाव में सबके मुद्दे होते हैं। हमने भी चुनाव लड़ा, परंतु पहली बार हम क्या पार्टी में आए थे और पहली बार हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी हाँ, हाँ, हाँ। और इस क्षेत्र में, हमारे बांसवाड़ा क्षेत्र में जन जागरण भी कम हुआ था, हुँ, हुँ। इसलिए कहीं न कहीं हमें मात खानी पड़ी। परंतु हम आज भी जितने वोट लेके आए हैं, आज भी लोगों पर हम हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास है। आने वाले समय में हमारा जो बांसवाड़ा शहर है, वो भी हम पर विश्वास और भरोसा कर रहा है। आज कभी भी हम निकलते हैं तो वो कहते हैं कि दादा पहली बार किसी ने इस कम उम्र के अंदर इतने ज़्यादा वोट लाए, जी। जो बांसवाड़ा के अंदर, और बांसवाड़ा के अंदर बड़ी-बड़ी तोपें थी। आपको मैं बता दूँ कि अर्जुन सिंह बामनिया जो यहाँ का जनजाति मंत्री था जी। और धन सिंह रावत पूर्व मिनिस्टर था। जी। तो ये बड़ी-बड़ी तोपें थी जो लंबे समय से इनका जीवन राजनीति में खप चुका है। जी, जी। उन
दोनों के सामने, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी है, उनके सामने लड़ना और टिकना और भिड़ना कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था। तो भी हम इतनी ताकत के साथ में लड़े कि भाजपा और कांग्रेस जो थे वो हमको देख के ही डर गए थे, क्योंकि कहीं लड़ाई झगड़ा ऐसा करने की कोशिश भी हमसे नहीं कर पाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में हमारे से ही खोप खा के बैठे थे ये, डर के मारे कहीं ये निकल भी नहीं पाए। परंतु इन्होंने जिस प्रकार से, आपको मैं बता दूं कि चुनाव के 4 दिन पहले जब हमारी रैली निकली, 2 दिन पहले, उस समय इन्होंने जो पैसे दारू इतना अनाप शनाप बांटा जिसकी हद नहीं। आपको बता दें कि इन्होंने क्रूजर और पिकअप में भर भर के दारू बांटे, और करोड़ों रुपए घर घर इन्होंने पैसा दिया, हर वोटर को इन्होंने गांव में पैसा दिया। ऐसी बातें हमने सुनी। पर मेरे को जो वोट मिले हैं, भारत आदिवासी को वोट जो मिले हैं, वो सच्चे वोट हैं, ईमानदारी के वोट हैं, और बिना पैसे के, बिना दारू के, बिना खर्चे के वो वोट आने वाले भविष्य के लिए है, इस क्षेत्र के विकास के लिए है, और एक नई शिक्षा नीति को लाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। और हमारे इस क्षेत्र में जल, जमीन और जंगल का जो मामला है, हमारे इस क्षेत्र में जो अभी पावर प्लांट जो आया हुआ है उसको हमें कहीं ना कहीं रोकना है। रेलवे का प्लांट चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समुदाय की बहुत ज़्यादा ज़मीनें जो जाने वाली है उनको रोकना है, या अच्छा मुआवजा दिलाना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, और हज़ारों हमारे समुदाय के और हमारे इस बांसवाड़ा विधानसभा के लोगों की उम्मीद थी। तो ये आप कौन से क्षेत्र से आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले और कौन से क्षेत्र से आपको सबसे कम वोट मिले? मुझे बांसवाड़ा जो शहर है, इस शहर से मुझे वोट नहीं के बराबर मिले हैं। कहीं न कहीं मैं भी इस शहर में प्रचार नहीं कर पाया, क्योंकि जो टिकट था वो समय हमें बहुत कम मिला था, और उस समय लगभग हम जहाँ-जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच भी नहीं, कुछ गाँवों के अंदर तो हम पहुँच भी नहीं पाए थे। हमने सुबह से लेकर के रात तक हमने जो प्रचार-प्रसार किया है, जो सच्चे ईमानदारी के जो वोट थे, और पहली बार जो चुनाव लड़ा, तो हमारे 40 के ऊपर के जो लोग हैं, उनसे मैं उनको एकदम से भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जो नया जनरेशन था, नए लड़के थे, जो पढ़े लिखे थे, यूथ थे, उनको पता था इस क्षेत्र के लिए, और रिजर्वेशन की मांग को लेकर के, नौकरियों की भर्ती को मांग को लेकर के, और 35% 40% की बाध्यता को मांग को हटाने को लेकर के, और CHA वाले जो साथी हैं, जो 93 मतलब तरानुद्दीन का शायद उन्होंने धरना प्रदर्शन जयपुर में किया था, उन्होंने भी मुझे समर्थन दिया था। और ऐसे बहुत सारे जो अनगिनत जो संगठन थे, वो जो पढ़े लिखे युवा थे, उन्होंने कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और बहुत सारे लोग थे, जो किसान वर्ग था, मज़दूर वर्ग था, बेरोज़गार वर्ग था, सभी ने मुझे साथ दिया। परंतु पहली बार था, इसलिए चूक हुई है, हम हारे नहीं हैं। ये तो मत की गणना में हम हार गए हैं। बाकी आज भी हम पर भरोसा और विश्वास है, और जिस हिसाब से हमको मत दिया है, आज मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले समय में आपके मैं दुःख और सुख में साथ में रहूँगा। आपके किसी भी प्रकार का, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, थाने का हो, कोर्ट कचहरी का हो, या किसी भी प्रकार के मामले होंगे, मैं उनके साथ में हमेशा ढाल के खड़ा रहूँगा। ये आप 35 और 40% बाध्यता की बात कर रहे थे। ये 35 और 40% बाध्यता क्या है? 35 और 40% की बाध्यता, ये क्या है कि अभी जो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने एक कानून लाई थी कि जो भी परीक्षाएं होगी, उस परीक्षा के अंदर आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो आपको 35% नंबर लाने अनिवार्य है, ST के लिए, SC के लिए और OBC जनरल के लिए 40%। अगर उस कंपटीशन में अगर आप इतने परसेंटेज नंबर नहीं लेते हैं, तो आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा, और जो वो सीटें हैं वो खाली जाएगी। इसका उदाहरण मैं आपको सामने दे सकता हूँ कि कंप्यूटर भर्ती पूरी लगभग खाली गई हमारे TSP से, PTI की भर्ती हमारी खाली गई यहाँ से, सेकेंड ग्रेड भर्ती हमारी खाली गई है, और आने वाले समय में जिस हिसाब से इसको खाली जाने के बाद में इसको कहते हैं बैकलॉग रह जाता यूँ। तो ये अगर 3 साल के अंदर ये अगर भर्ती नहीं निकली, तो अगर निकल जाती है ये भर्ती, तो 3 साल के अंदर तो जो जो सीटें ST की खाली थी वो ST में शामिल होगी, SC की होगी वो SC में शामिल होगी। परंतु अगर 3 साल से ज़्यादा समय हो जाता है, तो ये सीटें पूर्ण रूप से जनरल में कन्वर्ट हो जाती है, और ये सीटें सामान्य से भरी जाती हैं। तो कहीं न कहीं हमारे समाज को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा, हमारे जो भाई हैं, राजकुमार जी हैं, उमेश जी हैं और थावरचंद जी हैं, ये जीते हैं। तो इस प्रकार का जो कानून आया है 35 और 40% का, उस बाध्यता को हटाने के लिए मैं भी उनसे बातचीत करूँगा, ताकि हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, उनका भविष्य बन सके।
और अभी आप वर्तमान में यहाँ पर विधायक के चुनाव तो हार चुके हैं, तो यहाँ पर जो बांसवाड़ा विधानसभा की जनता है, उसमें आप किस तरह से दोबारा प्रचार-प्रसार के लिए जाओगे और किस तरह से उनकी सेवा करोगे? और किस तरह से बड़े-बुजुर्ग लोग हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करोगे? कैसी किस प्रकार की सेवाएँ दोगे? देखो, हम भाई हम जैसे आज हम किसानों के साथ में, चाहे उनके खाद बीज का मामला हो, तो उनके साथ में हम खड़े रहेंगे। जो सरकार की तय राशि है, उस राशि में उसको खाद बीज दिलाने के लिए उनके साथ में खड़े रहेंगे। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है समय पे, उस बिजली को लेकर के हम प्रशासन से, शासन से हम मिलेंगे। और मज़दूर वर्ग हैं उनसे भी हम मिलेंगे। और हमारे जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उस माध्यम से हम उनके बीच में हमेशा रहे हैं। हमारे समाज के लोग हैं, कहीं न कहीं हमको पहली बार था, इसलिए हमारा प्रयास रहा है और हम कहीं चूक गए हैं। आने वाला समय हम 5 साल तक और मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही कहीं न कहीं हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमें विश्वास और भरोसा है। और आने वाले समय में यूथ इस क्षेत्र में बहुत अधिक होगा। और जहाँ भी आपको मैं बता दूँ कि जब युवा 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 अगर 4-5 बार अगर उसको दोहराया जाता है, कहीं न कहीं वो वायु का रूप ले लेती है। अब वायु जिस हिसाब से अगर चलेगी, तो हो सकता है एक अच्छे-अच्छे बवंडर भी इस क्षेत्र से उखड़ फेंकेंगे। कहीं न कहीं इस क्षेत्र में क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी का लंबे समय से इस क्षेत्र में गढ़ रहा है। आरएसएस का और इनका लंबे समय से गढ़ रहा है। तो इसको भेदना और इसको तोड़ना कहीं न कहीं हमारे लिए और हमारे समाज के दूसरे दूसरे समाज भी हैं, उन सभी को साथ ले नहीं पाया हूँ। तो आने वाले समय में निश्चित ही मैं सभी को एक मैं धागे के रूप में जो ये बिखरे हुए मोती है, उनको पिरो करके आने वाले क्षेत्र में हम बांसवाड़ा संभाग पर जो सीट है, बांसवाड़ा की सीट, अभी जो संभाग बना है, तो बांसवाड़ा की संभाग की हॉट सीट मानी जाएगी। अगले समय हम ज़रूर बीएपी का झंडा गाड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। और यहाँ पर आप पढ़ाई के मामले में आपने शुरू से कहाँ पर पढ़ाई करी और कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है और आप अभी वकील हो? आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरी पहली से लगा करके 5वीं तक की पढ़ाई गाँव हमारा पिपलोद है, पिपलोद में हुई है। फिर इसके बाद मैं 5वीं से लगा करके 8वीं तक की पढ़ाई मेरी नागरवाड़ा स्कूल में हुई है। और 9वीं से 10वीं की पढ़ाई मेरी निचला घंटाला स्कूल में हुई है। और 11वीं से 12वीं की पढ़ाई मेरी नूतन नगर स्कूल में हुई है। जहाँ मतलब इसलिए मैंने वहाँ नगर स्कूल चॉइस किया था, क्योंकि वहाँ पर ज्योग्राफी और ड्राइंग के 2 प्रैक्टिकल मिल जाएँगे, तो मैं पढ़ाई करने में बहुत कमज़ोर था। कमज़ोर तो ये कि मेरी मैथ साइंस बहुत कमज़ोर रही है। मैं 10वीं में 3 बार फेल हुआ हूँ। और 3 बार फेल होने के बाद में कहीं न कहीं मैंने फिर 11th 12th करी। फिर इसके बाद में फिर मैं कॉलेज गया। और कॉलेज जाने के बाद में मैंने बीए कंप्लीट किया। बीए कंप्लीट करने के बाद में मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद में मैंने उर्दू एमए किया। हाँ, उसमें पास नहीं हो पाया, परंतु मैंने मैंने भी मतलब उर्दू मैंने पढ़ रखा है और मैं जानता भी हूँ उर्दू के बारे में, क्योंकि मैंने भी इल्म की तालीम ली है। कहीं न कहीं मेरे भी युवा दोस्त हुआ करते थे, तो उन साथी के माध्यम से कहीं न कहीं मैंने उर्दू की भी पढ़ाई करी है। फिर इसके बाद में ये पढ़ाई करने के साथ ही मैंने बीपीएड भी किया। बीपीएड करने के बाद में फिर मैंने लॉ किया, एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद में जब एलएलबी हो गया, फिर मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगा। और इसके बाद में जब मैं पार्षद बन गया था 2019 के आसपास में, जो ये पिछली ये पीटीआई की भर्ती जो गई है, एकदम जो मेरिट कम रही थी, उस समय लगभग मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था पीटीआई भर्ती में। तो उस समय सबने कहा था कि वो हमारे सभापति है जयंत त्रिवेदी, उन्होंने भी कहा था कि ज्वाइन कर लो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे क्या है कि मैं सरकारी नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ। कहीं न कहीं मुझे राजनीतिक क्षेत्र का हूँ और राजनीति क्षेत्र में जाना है। तो बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे साथी पार्षद हैं इस बांसवाड़ा के अंदर, बहुत सारे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, चेयरमैन खुद और आयुक्त महोदय हमारे बाबर साहब, ऐसे बहुत सारे लोग थे और मेरे समाज के भी थे। तो उन्होंने कहा कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए पीटीआई का। तो मैंने ना कहा, मैं नहीं करूँगा यूँ, क्योंकि मुझ पर मेरे गाँव के और मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ पर भरोसा और विश्वास जताया। बीजेपी, कांग्रेस को दोनों को हरा करके जब मुझे निर्दलीय के रूप में जब उन्होंने पार्षद चुना और उनकी आवाज़ बन के मैं नगर परिषद में गया हूँ। और मेरे अकेले के लिए, मेरे अकेले के लिए और मेरे जीवन के लिए, क्या अगर मैंने सरकारी नौकरी जॉइन कर ली, तो मेरे वार्ड का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, इसलिए मैंने नहीं जॉइन किया। और इसी को मानते हुए कहीं न कहीं आज इस कम उम्र में भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे एमएलए का टिकट दिया, तो आज इस क्षेत्र में भूचाल मच गया। कहीं न कहीं इतनी कम उम्र में पार्टी ने मुझ पर विश्वास और भरोसा जो जताया है, ये तारीफ़ काबिल है। क्योंकि बहुत दूसरी पार्टियों में लंबे समय तक आदमियों की वो घिस जाती, उम्र निक पसीने छूट जाते टिकट के लिए। कहीं न कहीं हमारी पार्टी है, हम जाजम पर बैठ कर के जो फैसला लेते हैं और हमारे समाज के लोग हमारे फैसले लेते हैं,
तो कहीं न कहीं अच्छी बात है। जी। तो आप ये शुरू से पढ़ाई में कमज़ोर थे इसलिए आपने राजनीति में आने का सोचा? नहीं, नहीं, पढ़ाई में तो हम कमज़ोर थे, वो मैथ हमको गणित नहीं आती थी, अच्छा, सबसे अच्छा। बड़ी बात ये है कि गणित नहीं आती थी हाँ, यहाँ। हाँ, हाँ। हम ज़्यादा भूल जाते थे, ये जोड़-जोड़ के आँकड़ों के बारे में अभी तक हमें हाँ, हाँ। बराबर नहीं आता है। हाँ, हाँ। उसमें क्या है कि 10वीं में आपको क्या होता है कि 2 पाई आर ने वो अल्फ़ाबेट ने हाँ, क्या-क्या हाँ, उसमें आता बिल्कुल, है, बिल्कुल। गणित के बहुत हाँ, सारे हाँ। क्वेश्चन आते हैं। हाँ। तो इसमें यार हम उलझ जाते थे, अच्छा, अच्छा। इसलिए हम गणित नहीं पढ़ पाए हूँ। इसलिए। हाँ। अच्छा। और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है जो तो आरक्षण की बात करती है ना? और 35 से 40% बाध्यता की बात करती है। तो क्या ये अभी वर्तमान में अर्जुन सिंह बामणिया हैं जो कि कांग्रेस से विधायक है। क्या आपकी बात ये 35 से 40% बाध्यता वाली वो विधानसभा में उठाएँगे? अब ये गए हैं तो इनको उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। परंतु देखो, अब कहीं न कहीं अगर वो उठाएँगे, जी, तो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो भी युवा है, जी, वो देखेंगे। और आपको बताऊँ, ये 35% और 40% की बाध्यता हटाने के लिए जी। मतलब 100-200 युवा तो ऐसे हैं कि इनके घर जा के कम से कम 40-40 बार जाके आ गए थे। अर्जुन अच्छा, जी के अच्छा। घर पे और महेंद्र सिंह मालवीय जी के घर पे जी, जी। जा के आ गए थे। कम से कम 6 महीने तक गए थे दौड़-दौड़ के। ये बाध्यता हटाओ, सब बाध्यता हटाओ। इन्होंने नहीं हटाई। बहुत सारे ऐसे युवा आपको मिल भी जाएँगे। जी। हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा हैं, जो कंप्यूटर भर्ती में और पीटीआई वाली भर्ती में और सेकंड ग्रेड वाली भर्ती में बहुत सारे युवा हमारे जो बांसवाड़ा विधानसभा के जो रह गए थे। जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। जी। तो ये अपने नौकरियों की बात करते हैं। तो ये आरक्षण की बात करते हैं आदिवासियों का यहाँ कितने परसेंट आरक्षण की बात कर रही है भारत आदिवासी पार्टी? हम भारत आदिवासी पार्टी, हम तो हमारे इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र 244 ए के तहत इस क्षेत्र में जो आरक्षण का प्रावधान है, जी। उसी आरक्षण लागू हो, इसी मांग को लेकर के हम लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में जो हमारे जो क्षेत्र है पूरा टीएसपी के अंदर जो भी ज़िले आते हैं, बहुत जी, सारी तहसीलें भी आती है। जी, इस तहसीलों के अंदर जो भी हमारा जो आरक्षण का हमारा जो प्रावधान है जी, कानून के अंदर और संविधान के अंदर, जी, उसी अनुरूप हमें हमारा आरक्षण मिले। जी। यही बात। ये बांसवाड़ा की विधानसभा के जो युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? बांसवाड़ा के जो भी युवा हैं, आप जो भी युवा है, मैं आपको सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सुबह जितने भी ये जो युवा हैं, जो जी, पढ़ना चाह रहे हैं, वो पढ़ाई करें और कोचिंग में जाएँ। जी, और जो दूसरे युवा हैं, जो पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, भर्ती की तैयारियाँ कर रहे हैं, वो फिज़िकल के लिए कहीं न कहीं अपने बॉडी को फिट रखें। और दूसरे जो युवा हैं, वो कोचिंगों में जाएँ। और जिनको राजनीति क्षेत्र में आना है, जी, चाहे पंचायती राज में या छोटी-मोटी में आना है, उनको अपनी क्षेत्र में गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी, मजरे-मजरे जा कर के जी, अपना वो वार्ड हो, गाँव हो या फला हो या वार्ड हो या पंचायत हो, उसको मजबूत करना चाहिए। जी, और हमारे जो युवा हैं, सबको तो राजनीति में आ नहीं सकते हैं जी, और सभी नौकरियाँ पा नहीं सकते हैं। जी, इसलिए परंतु किसी भी क्षेत्र में जाओ, मेहनत तो आपको करनी है। और मेहनत इतनी मन से करो ताकि आने वाले समय में यूँ लगे कि आज मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूँगा। जी, जी, परंतु जब मैं 2008 से जब छात्र राजनीति में आया, जी, उस समय से लगाकर निरंतर मैं मेहनत करता रहा। तो आज मुझे मेरा फल जो मिला, जी। तो मैं आज चाहे हमारे जो भी युवा हैं, हाँ, मैं हाँ। आपको सभी को एक ही संदेश देता हूँ कि आप ये जो मोटरसाइकिलें हैं, वो तेज़ ना चलाएँ। जी, जी, और जो लड़के बाइक को तेज़ चलाते हैं और वीडियो बनाते हैं, जी, ऐसे जी, ऐसे ना करें। जी, क्योंकि बहुत सारे, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं एमएससीटी के केस लड़ता हूँ। जी, मैंने देखा है बहुत सारे माँ-बाप के सपने टूट जाते हैं, नई-नई गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। जी, जी, बच्चे जितनी भी फ़ास्ट हो, इतनी तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करें और अच्छी नौकरियों में जाने के लिए कोशिश तैयारी करें, करें। मेहनत करें और तैयारी करें। ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ नहीं चलाएँ, बस यही जी, जी। कहना चाहता हूँ मैं। और एक बात ये है आने वाले लोकसभा चुनाव है अभी, तो आप लोकसभा चुनाव की फिर से तैयारी करोगे क्या? लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। जी। और लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों का है। जी, 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 जी। तैयारी की रही बात, वो एक अलग विषय है। जी, जी। परंतु हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जी। दोनों जिलों के हमारे जो भी एक जाजम का जो फैसला है अच्छा, अच्छा। और हमारे पार्टी का जो फैसला है, पहले हमारी जाजम फैसला करेगी, इसके बाद में हमारा जो समाज है, जी, जी, वो निर्णय लेगा जी। कि किसको चुनाव में कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये तो हमारा समाज तय करेगा। जी, जी। ये आप परंतु ही तय करोगे। नहीं, हम तो तय नहीं कर सकते, समाज तय करेगा। जी, ये एक पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, तो क्या ये भारत आदिवासी पार्टी है, जो कि पंचायती राज चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी? हाँ, हाँ, ज़रूर उतारेंगे, क्यों नहीं उतारेंगे? क्योंकि पंचायती राज चुनाव तो हमारी मतलब रीढ़ की हड्डी है यूँ मानो। अच्छा। हम बांसवाड़ा के अंदर आप सभी जितनी भी पंचायत समितियाँ, उसी की सभी के अंदर लगभग हम जिला प्रमुख भी हम बनाने की लगभग तैयारी में चल रहे हैं। जी, जी। जिस हिसाब से हम बांसवाड़ा में जो वोट लाए हैं, जी, जी। बागीदोरा में वोट लाए हैं, गेड़ी में वोट लाए हैं, कुशलगढ़ में लाए हैं, घाटोल में लाए हैं। जी, जी। इस हिसाब से उस ताकत के साथ में हम जिला परिषद की सीटें भी जीतेंगे, जी। हम जनपद डायरेक्टर की सीटें भी जीतेंगे और सरपंच की सीटें भी जीतेंगे और वार्ड मेंबर की भी जीतेंगे और लेम्स के भी जीतेंगे। और बहुत सारे जो चुनाव है जो आने वाले समय में, उन सभी पर हम कब्जा करेंगे, ताकि ये जो वंशवाद की परंपरा और कमल कांग्रेस की जो परंपरा चल रही है कि एक बार हम एक बार ये, इस परंपरा को कहीं न कहीं हम ख़त्म करेंगे। जी। ये थे खास हमारे साथ में
हेमंत राणा, जो कि अभी पेशे से एडवोकेट है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि यहाँ के जो युवा है, टीएसपी इलाके के खासकर जो युवा है, जो कि राइडिंग करते हैं, जो कि नशे की धूत में आके राइडिंग करते हैं, तो उनको राइडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन मरते हैं एक्सीडेंट होके। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, इनके खुद के कोर्ट के पास आते हैं और कोर्ट में ये खुद ही केस लड़ते हैं। तो मेरी भी यही विनती थी यहाँ के युवाओं को कि यहाँ के राइडिंग नहीं करे। राइडिंग करने से बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं, शराब पी के एक्सीडेंट होते हैं, फिर आए दिन मृत्यु वगैरह होती है। तो अपने अपने माँ बाप के कितने बड़े बड़े सपने होते हैं जो कि एक पानी में डूब जाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू।